अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, 3 रोज़ पहले एमेडिना रोड पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद इसे बुझाने का अमल शुरू हुआ और ये अमल काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ और ये बताया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड के पास अमला मौजूद नहीं था। 16 सेफ्टी एग्जिट जो हैं वो बताए गए थे जो उस वक्त वर्किंग में नहीं थे, जिसके बाद 20 घंटे के बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन सवाल ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट गुल प्लाजा को कब और किस इदारे ने दिया। जो ऑन ग्राउंड हमने सिचुएशन देखी उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कराची एक बिजनेस हब है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं और ये शहर लवारिस है। प्रोग्राम के हिस्से में इस पे भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब तक कितनी बॉडीज़ को जो है वो गुल प्लाजा से निकाला गया है और कितने जो हैं अफराद इसमें जहाँ बक हुए हैं, शहीद हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसे अगर नेशनल डिज़ास्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी जानिब खुदा करके कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई ने कल बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो अपना खिताब किया। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त में हमने मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के एहतराम में और इस हाउस की अहमियत की वजह से वो जो है आपका आर्मी चीफ हमारा आर्मी चीफ है, वो आइन की पासदारी करेगा तो मैं खुद जाके उनके हाथ चूमूंगा। उनका ये भी कहना था, जो उनका मकसद था वो ये था कि आपका जो आर्मी चीफ है वो हमारा भी आर्मी चीफ है। और ऐसा लग रहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ऑल्दो बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का जो इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई को दिया है, अलामा नासिर को दिया है, जबकि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तीरा में भी ऑपरेशन जारी है और हर बार हमने ये सुना है सोहेल अफरीदी की जानिब से कि बंद कमरों में फैसले किए गए। तीरा में नकल मकानी जो है वो शुरू हो गई है और अब एक जरगा भी बिठाया गया था जिसे हेड कर रहे थे सोहेल अफरीदी साहब। अब देखना ये है कि सिचुएशन जो है वो किस जानिब जाती दिखाई देगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक अहमद साहब, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, और इनके हमरा हैं आसिफ बाजवा, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से अयाज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर तैनात किया। उन्होंने ये भी कहा आज असेंबली में कि सहाफ़ी मुझसे जो हैं वो सख्त सवालात कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो रजामंदी भी थी। और आज उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो आर्मी चीफ है वो हमारा भी आर्मी चीफ है, मैं खुद जाके उनके हाथ चूमूंगा। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खदीजा फॉर गिविंग मी द टाइम ऑन दिस चैनल। पहली बात तो ये है कि जो नॉमिनेशन हुई है और नोटिफिकेशन हुआ है अचकज़ई साहब का एज ए अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली, ये बहुत ही हर्डल क्रिएट करने के बाद और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करने के बाद हुआ है। एक बिल्कुल सादा सी एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल और सियासी एक रिक्वायरमेंट थी जिसको खुदा जाने क्या वो वजूहात थी कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने इसको इतना सा डिले किया। ये बहुत पहले हो सकता था जी। दूसरी बात इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, इमरान खान साहब ने एक बहुत ही कदावर शख्सियत को जो अपोजिशन को इकट्ठा कर सकती है, जिनका एक पूरा सियासी बैकग्राउंड है, और वो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में आइन के लिए, जमहूरियत के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा उन्होंने स्टैंड लिया है। तो उनको नॉमिनेट किया और जितनी मुश्किलात के बावजूद और जितनी हर्डल्स के बाद वो उनकी नॉमिनेशन हुई, वो मेरे ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है और अभी हम इसको एक वेलकमिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर नहीं एक तो क्या नवाज शरीफ इक़दाम साहब की सही से इसमें रजामंदी शामिल थी कि महमूद खान अचकज़ई को जो है वो अपोजिशन लीडर लगा दिया जाए? उनकी गुफ्तगू हुई है कि पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये सब कुछ डिस्कस हुआ है? ये देखें, ये एक बिल्कुल ही रेलेवेंट सी एक इसको डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास मेजॉरिटी थी पीटीआई की, पीटीआई ने उनको नॉमिनेट किया, ही वाज द सिंगल उम्मीदवार थे, कोई और उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं आया। तो अब इसमें नवाज शरीफ साहब की वो थी या इसमें किसी और 100 बंदों की थी, वो तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो अगर बात करनी है तो वो जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो बात कर रहे। जहां तक हम समझते हैं, हम बिल्कुल इस तासर को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं, कोई रजामंदी नहीं थी।
اور یہ رضامندیاں کے جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جو ہے یہ جو اس وقت جو فارم 47 کی حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے، جی آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر کوئی ابھی تک آپ کو کسی قسم کی کوئی رضامندی یا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ کو نظر آئی ہے؟ آج عمران خان کی بہنیں جو ہیں آج وہ ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھیں، ہم پی ٹی آئی کے سب لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، آج تو وہاں پرامن قرآن وہاں پہ خوانی ہو موجود رہی ہے تھے. اڈیالہ کے باہر. جی قرآن خانی تھی، اور اس کے بعد جو وحشیانہ طریقے سے پولیس نے لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے، اریسٹ کیا ہے، گاڑیاں توڑنے کا عمل اس وقت جاری ہے، اور وہاں پہ اس وقت ہمارے جو ہزاروں کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سٹرک اپ ہوئے اڈیالہ روڈ پہ. یہ کیا اگر وہ رضامندی ہے تو یہ رضامندی پہ سارا ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی فسطائیت کا ایک نظام ہے جو اس وقت ملک کے اندر رائج کیا گیا ہوا ہے. اور ہماری یہ دعا ہے، ہم یہ ابھی بھی آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے اس دلدل سے پاکستان نکلے. ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ سیکیورٹی کے حساب سے، دہشت گردی ٹھیک کے ہے. حساب سے ہم ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہیں. کسی کو اس کا احساس ہی کوئی نہیں ہے. یہ کریڈٹ لینے والی بات ہے کہ جی وہ فلانے نے رضامندی کی ہے، فلانے نے رضامندی کی ہے. ہمارے پاس ایبسلیوٹ میجورٹی تھی ان دی اپوزیشن، عمران خان نے ان کو نامینیٹ کیا، ٹھیک اور ہے. اتنی مشکلات کے بعد وہ ہوا. اس میں رضامندی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک ایسے ہی ایک شوشہ چھوڑنے والی ایک بات ہوتی ہے، نہ جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ تمہارے لیڈر کہتے تھے کہ میں ان سب کو رلاؤں گا، اب کون رو رہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرا میں آپریشن ہوگا اور ہم کروا کے رہیں گے. تو پھر سہیل آفریدی کی بات تو سچ ہوئی کہ بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں، صوبائی حکومت کو لائن اپ نہیں کیا جاتا، ان سے ڈسکس نہیں کیا جاتا، ان کو بتایا نہیں جاتا، بلایا نہیں جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو پانی پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یا ان کی دوسرے درجے کی جو قیادت ہے، اگر آپ ان کے رویے دیکھیں، آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، تو کیا آج تک یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کبھی انہوں نے ٹیبل ٹاک کی بات کی ہو؟ جب بھی ٹیبل ٹاک کی بات ہوئی یہ اس سے بھاگ گئے. اور سہیل آفریدی صاحب یا اس سے پہلے علمین گنڈا پور صاحب بینگ سی ایم آف کے پی کے، وہ ان کے رویے کیا تھے کہ کیا انہوں نے چڑھائی نہیں کی کہ کئی بار؟ کیا یہ ڈی چوک کی طرف نہیں گئے؟ کیا انہوں نے کیپٹل نہیں، کی وہ تو طرف اب یہ بھی نہیں کہتے ہیں کیے؟ کہ ہر چوک ڈی چوک ہوگا، اب تو یہ نعرہ بھی لگنا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں نا، تو یہ کیا بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بند کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کو سارے کو ڈی چوک بنا سکتے ہیں. تو کیا یہ مفاہمت کی بات ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کی بات ہے؟ کیا ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ یا جس طریقے سے انہوں نے بیو کیا، لیکن یا باجوہ جس صاحب طریقے سے جو الفاظ اپوزیشن لیڈر ہیں استعمال کیے جسے انہوں پی نے ٹی مریم آئی نے نواز کی، منتخب کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشکل وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے نون لیگ کا بھی ساتھ دیا. تو پھر اب نون لیگ آگے بڑھ کے مذاکرات کریں نا اپوزیشن لیڈر سے. بانی پی ٹی آئی نے تو محمود خان یوسف زئی صاحب کو اختیارات دیے ہیں. بالکل نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بڑی کلیئر کٹ آپ کا کوشچن بڑا شاندار ہے. دیکھیں، بانی پی ٹی آئی نے کیٹاگوریکلی ایک نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے ریسنٹلی پاسٹ میں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی سے مذاکرات نہیں کرے گی. نمبر 1. نمبر 2، اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، یا دو آدمیوں کے وہ نام لیتے ہیں، ایک مولانا صاحب کا اور ایک اچک زئی صاحب کا، جی کہ ان دونوں کو اختیارات دیے گئے ہیں. اور جن دونوں کو اختیارات دیے گئے ہیں، سب سے پہلی سٹیٹمنٹ، میں پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، جب وہ ابھی الیکٹ نہیں ہوئے تھے ایز اپوزیشن لیڈر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے تو ہماری پہلی شرط یہ ہوگی کہ اس پارلیمان کو ڈیزالو کیا جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی یہ شرط ہو کہ آپ پارلیمان کو ڈیزالو کر دیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے
are they wanted to be discuss with each other? No. نہیں They are باجوہ not صاحب، agreed جو to talk نیشنل together. ڈائیلاگ کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اسیران کو رہا کیا جائے کوٹ لکھپت سے، اور پھر وہ مذاکرات کریں گے موجودہ حکومت سے۔ اب یہ فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب خود اپنی ذاتی خوشی سے تو اتنا بڑا ڈائیلاگ نہیں کر رہے، اتنی بڑی کمیٹی کا آغاز انہوں نے نہیں کیا ہوگا، یقینی طور پہ کہیں سے کہا گیا ہوگا، پیغام آیا ہوگا، کسی کی تو پشت پناہی ہوگی۔ نو، میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا فواد چودھری صاحب کو یا عمران اسماعیل صاحب کو کوئی بندہ ہوا دے؟ کون ہے یہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ they are not belong to پاکستان تحریک انصاف at this moment۔ تو میرے دیکھیں ان کی بات اور ہے، اگر کسی وہ بینگ پولیٹیکل ورکر کوئی بات کرے اس کی اور ویلیو ہے، لیکن اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹو کے طور پہ بات کریں گے تو پھر اس کی ویلیو ہوگی۔ کیا ان کے پاس کسی نے کوئی اختیار دیا؟ کل کو عمران نعیم صاحب کہیں گے یہ کون ہوتا ہے مذاکرات کرنے والے؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے تو ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں، انہوں نے تو وہاں پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں۔ اسٹرینج، ہمارا بھی یہی سوال ہوتا ہے اکثر پی ٹی آئی کے ارکان سے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ بلانگ ہی نہیں کرتے، تو پھر کیا وجہ ہے، کس کے پیغام کے تھرو جو ہے وہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کمیٹی کو بنائی ہے اٹ ہیز نو ویلیو۔ کس نے بنائی ہے، کون اس کے پیچھے ہے، اور یہ کس کا اختیار استعمال کر رہے ہیں، یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آگے ہے، یہ کون سی کمیٹی ہے؟ ٹھیک ہے، مشتاق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مشتاق صاحب۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اسپیکر کے ساتھ بات کریں۔ ٹھیک ہے باجوہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی مشتاق صاحب۔ میرے خیال ہے باجوہ صاحب کو بہت سی چیزوں کا اگر علم ہے تو وہ شاید بیان نہیں کر رہے، یا ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے زبان کا اور ذہن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا ہے جب اس طرح کے حالات ہوں۔ میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک این ڈی سی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی تھی اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن وہ میٹنگ ہوئی تھی ہم نے اس دن ہی اس کو ایک بہت تفصیلی لیٹر کے تھرو پارٹی نے ان کو ڈس اون کیا تھا، اور کسی قسم کے پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا مین پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پاکستان کی ہو، انہوں نے اس این ڈی سی کے ڈائیلاگ کے اندر یا اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ لہٰذا وہ ایک ڈیڈ ایشو ہے، وہ کچھ لوگ ریلیونٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت وہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حکومت نے آفر کی کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے، پرائم منسٹر نے کہا، عمران خان چونکہ دیکھیں یہ جو ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، یہ جو عمران خان نے کہا ہے اس کا ایک پورا پس منظر ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے بھی ڈائیلاگ کی ایک بیل انہوں نے چڑھانے کی کوشش کی تھی اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 0 نکلا تھا۔ تو عمران خان نے اسی چیز کو بھانپتے ہوئے اب انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اختیار دے رہا ہوں، اور پارٹی نے اختیار دیا ہے، اور اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ نمبر 1 علامہ صاحب کو اور محمود اچک زئی صاحب کو، دونوں اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس کے اندر، ان کو ممبر جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں دونوں طرف بنا کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم ان کو اون کرتے ہیں۔ اور دوسرا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا سیکرٹری جنرل بھی ہم نے دیا اور ان کو اس کا چیئرمین بنایا۔ تو کیا اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ان کے پاس اختیار نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کا، تو میں تو پھر اس کی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ہی میں تو کچھ مطلب مزید کہنے سے مناسب وہ نہیں لگتا۔ اختیار تو ہے ڈائیلاگ کرنے کا، لیکن بات سہیل یہ ہے، آفریدی صاحب بھی بات- اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر آخر دوسری 8 بات فروری کو جی دیکھیں خدیجہ، میں بالکل ادھر آؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے، یہ جو ایک بالکل پرامن احتجاج ہے، اور ہمارا یہ حق ہے کہ 8 فروری کو اور پچھلے 2 سال میں ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، دیکھیں عوام کے پاس یا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس فورم کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس پارلیمان ہوتی ہے، عوام کی نمائندہ۔ پارلیمان اس وقت ارریلیونٹ ہے، اس پارلیمان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ یہ 26-27ویں آئینی ترمیم بنانے کے بعد جو 28ویں لے کے آ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لا رہے ہیں یا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے یہ لا رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کی کیا پارلیمنٹ کی حیثیت رہ گئی ہے؟ اٹ از بیکم irrelevant۔ نمبر 2، آپ کے پاس دوسرا ہوتا ہے عدلیہ۔ عدلیہ کے ساتھ بھی جو ہو چکا ہوگا، میں اس کے اوپر آپ انٹرنیشنل ریٹنگ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عدلیہ کی 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد وہ ریٹنگ بڑھی ہے، تو بالکل میں ماننے کو تیار ہوں۔ اگر وہ مزید ریٹنگ باہر دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی اس کی ریٹنگ میں کمی آئی ہے تو کیا کریں؟ تیسری بات ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک پبلک کا فورم ہوتا ہے جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमारा हक है आइन के मुताबिक, और अब हम एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अवाम के पास जाते हैं कि आपके पास जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, आपके मैंडेट को चोरी किया गया है, मुझे ये बताएं इसके साथ। और मुज़ाकरात जब साथ हम बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए टीटीए के साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, मुझे बताएं ये दोनों प्रोसेस तो किसी भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स से पूछ लें, ये दोनों प्रोसेस तो कंप्लीमेंट्री हैं। अच्छा ये बताएं ये ब्रिगेडियर opposing साहब कि कैसे ऐसी होंगे? इत्तलात भी मौसूल हो रही है ये कि कैसे महमूद खालिद opposing अफजई होंगे? साहब जो हैं वो बानी पीटीआई से अडियाला में मुलाकात कर सकते हैं, ज़रा ऐसा बता रहे हैं। तो फिर आखिर क्या एहतजाज, जी एहतजाज हम देखेंगे 8 फरवरी को जिस तरीके से बानी पीटीआई ने एक्स पे पैगाम दिया था, या फिर महमूद खालिद अफजई के थ्रू जो है वो डायलॉग हो सकता है? मैं बिल्कुल दोबारा इसी बात पे आ रहा हूं कि देखें ये दोनों जो चीजें हैं आईनी हैं, कानूनी हैं, सियासी हैं, और सारी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये होती रही हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है, मुज़ाकरात जो है और एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज जो है, ये जो जिसका स्ट्रीट मूवमेंट है फॉर 8 फरवरी के लिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम हैं। ये दोनों साथ साथ चल रही हैं, दे आर कंप्लीमेंट्री, दे आर नॉट अपोजिंग, दे आर रिफोर्सिंग ईच अदर। कोई आप मुझे बताएं कोई ऐसी शेख की जी आप मुज़ाकरात कर रहे हो तो आप अवाम के पास अपना मुद्दा लेके नहीं जा सकते। मुझे कोई इखलाकी, कानूनी, सियासी, नेशनल, इंटरनेशनल किसी कन्वेंशन का ऊपर कोई रेफरेंस दे दें। ये एक अजीब सी चीज बात एक करते चीज से हैं। मुतासिर होगी ना, अगर मुल्की एहतजाज किया जाएगा, पहिया जाम हड़ताल की जाएगी, तो फिर पाकिस्तान का, कराची का, दीगर शहरों का काम कारोबार नहीं चलेगा। तो आया पहले मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जा सकता है, मुज़ाकरात ना हुए तो फिर डी चौक का रुख करेंगे, और फिर ये भी हो सकता है कि हर चौक डी चौक जिस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए बात यह है, मैं दोबारा गुजारिश ये कर रहा हूं कि क्या ये तो इस तरह ये करना चाहते हैं कि इनको इतना खौफ है। सीएम के, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, सीएम केपी ने 2-3 दिन विजिट किया पंजाब का और खास करके लाहौर का, उसके बाद महमूद अकरज़ई साहब गए वहां पे। मुझे समझ ही नहीं आती कि किस किस्म की अवाम के मैंडेट के साथ हुकूमत है। उन्होंने कहा मैंने दाता दरबार जाना है, उन्होंने कहा दाता दरबार कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दूसरे ग्रुप ने कहा हमने जाना है मीनारे पाकिस्तान में, वहां पे सलामी देनी है और पाकिस्तान की जो जहां पे करारदाद पास हुई थी वहां पे जाना है। इससे बड़ी खुश आइंद बात क्या हो सकती है कि वो अपने वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो शुरू वहां से करना चाहिए। इन्होंने सारा मीनारे पाकिस्तान बंद कर दिया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया। वो बाहर वहां लोग खड़े थे, बात करना चाहते थे, उन्होंने वहां पे उनको पुलिस से भगा दिया। और उन्होंने कहा जी हम बीबी पाक दामन पे जाएंगे, वहां पे वापस अच्छा आएंगे। वो बाजवा साहब, आपसे जो हमने क्वेश्चन किया था तीरा के हवाले से, तीरा में ऑपरेशन जारी है और सुहेल आफरीदी साहब भी तीरा से ही बिलोंग करते हैं, तो एक सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक ओहदा होता है, एटलीस्ट उस ओहदे का तो लिहाज करना चाहिए। अगर ऑपरेशन किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और ख्वाजा साहब ने भी कह दिया है कि हम तो करेंगे ऑपरेशन, और आपके लीडर हमें ये कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, अब हम रुला रहे हैं, तो ये मकाफात अमल नहीं है? कल वो हुकूमत में आएंगे तो फिर तमाम चीजें हम देखेंगे नून लीग के साथ हो रही है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको हर बात कहने की आजादी है, आप कर सकते हैं, और आपके इल्म में है कि जिस इसके जो जो अपने अपने इंटरप्रिटेशन है वो लोग करते हैं। लेकिन जो बात है कि क्या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं, या जिन्होंने अपने मुल्क को और हमारे बच्चों को, हमारे खवातीन को, हमारे घरों को सिक्योरिटी देनी है, अगर हम उनको सिक्योरिटी का काम नहीं करने देंगे तो क्या कोई अमेरिकन फौज आके यहाँ पे सिक्योरिटी का काम सर अंजाम देगी? नो, नेवर। पाकिस्तान की फौज का इख्तियार है, प्रोडक्टिव है उनका क्या, और ये गवर्नमेंट का हक है आईनी और कानूनी कि वो अपने मुल्क के बच्चों को, अपने मुल्क के हर बशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करें। और अगर पाकिस्तान में कहीं भी वहां पे दहशतगर्द मौजूद हो और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, क्या गवर्नमेंट वहां से मुंह मोड़ सकती है? नो, कभी भी नहीं मोड़ सकती। हम तो फिर इस तरह तो पुरअमन प्रोटेस्ट करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, फिर उनको भी करने दिया जाए। हम पॉलिटिकल बाजवा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पहले आवाज जो है ना वो ब्रोकन हो गई थी, आप दोबारा रिपीट करें। जी मैंने कहा फिर इस तरीके से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट कर सकती है, उनके पास आईनी हक है। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वहां की आवाम की सेफ्टी के लिए हो रहा है, बेहतरी के लिए हो रहा है। हम देखिए प्रोटेस्ट करना या हर चौक को डी चौक बनाना, या जिस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है
कि ये दहशतगर्दी खुद करते हैं, जो 9 मई को उन्होंने किया। और जब जब ये इमरान नाजी से मिलके आते हैं तो इनको वहां से क्या एडवाइस मिलती है, और ये बात करते हैं, कहता है यूके में ऐसे होता है या यूएस में ऐसा होता है। क्या यूके में और यूएस में लोग डी चौक बनाते हैं उस मुल्क को? क्या मुझे सड़क पे जाके अपने ऑफिस जाने का हक नहीं है? क्या आपको अपने दफ्तर जाने का हक नहीं है? क्या मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी जाने का हक नहीं है? क्या मैं अपनी बीमार माँ को लेके हॉस्पिटल जाने का मुझे हक नहीं है? ये अगर मुल्क बंद करेंगे तो क्या रियासत कमजोर है? क्या ये समझते हैं कि ये जो मर्जी कर रहे? मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये बैकअप करेंगे 8 फरवरी से, ये भाग जाएंगे। ये अब इनके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। आपने देख लिया अफरीदी साहब का, लाहौर में उन्होंने क्या चर चढ़ाए और कराची में क्या देखा। कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। ये भागेंगे, ये सिर्फ हमें थ्रेट कर रहे हैं, ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। ठीक है, मुश्ताक साहब क्या कमेंट करेंगे? बाजवा साहब तो ये कह रहे हैं कि आपके पास मैन पावर ही नहीं है, स्टेट मूवमेंट भी जो है वो मैं 2 बातों की तरफ आऊंगा। पहले इन्होंने बात की है वो दहशतगर्दी की। ये बाज़ औक़ात ये चीजों को ना एक ऐसे ही बगैर सोचे समझे ऐसे मिक्स अप कर देते हैं। दहशतगर्द कहीं पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो, वो लोगों की जानो माल पे दहशतगर्दी कर रहा हो, वो मुआशी दहशतगर्दी कर रहा हो, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी कर रहा हो, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी शक्ल में भी कभी भी, मैं दोबारा कहूंगा, जो लोग मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी करते हैं हम उनके भी मुखालिफ हैं। हमने कभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोई किसी किस्म का कोई रख न डालने की न कोशिश की है। हमने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस का, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का हमने साथ दिया है। और इस बात का बयान सबूत यह है कि इमरान खान के जमाने में ये दहशतगर्दी के वाकयात, ये ड्रोन के हमले, इस तरह की चीजों में बड़ी कमी आई थी। दूसरी बात ये मैं ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है। शायद ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की राय के लिए ही सूबाई असम्बलियां भी कायम हुई हैं, और सूबाई असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर ने रिपीटेडली एक मल्टी जो पार्टी थी वो एक सिक्योरिटी बनाई, अपनी वो काउंसिल बनाई जिसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल थे, उनसे कंसल्टेशन की। और अगले दिन भी ये वादिया तीरा के ऊपर जो बातचीत हो रही है, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने तमाम माहिदीन का वहां पे बुलाया। मुझे आज खैबर में जी जिरगा भी हुआ है, बिल्कुल सुहेल आफरीदी की देखें, इससे मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सी वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो ये नहीं चाहेंगी कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो अवाम है, उसकी राय का एहतराम ना किया जाए। क्या जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसकी बुनियादी शिक क्या ये नहीं थी कि मुल्क के अंदर एक यूनिफाइड स्टैंस क्रिएट किया जाए अगेंस्ट? लेकिन सुहेल आफरीदी हर बार एक ही जवाब देते हैं और एक ही सवाल करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तो उसके सबूत पेश किए जाएं। तो सबूत तो वाज़ेह हैं। बात है, उन्होंने ये कोई बात ये नहीं की कि उनके सबूत या वो टेलीविजन पे पेश किए जाएं। उन्होंने इसके लिए एक मैकेनिज्म दरियाफ्त बनाया है, और उसका बड़ा मेरा ख्याल है बहुत ही तफसीलन जवाब जो है वो स्पीकर जो प्रोविंशियल असेंबली उन्होंने कहा है कि इसको एक कैमरा ब्रीफिंग हो। अगर ओके राइट फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं कि जी ये हुकूमत को या किसी को मंजूर नहीं है तो उसका कोई मैकेनिज्म तय कर दें, लेकिन क्या आप इसकी बुनियाद के ऊपर सूबे के चीफ मिनिस्टर को उसको कहें कि हमने आपसे बात नहीं करनी, हमने आपको ब्रीफ नहीं करना, आपसे इंटरेक्ट नहीं करना? ये तो सारे का सारा तमाशा जो है पॉलिटिकल रीजन की वजह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पीछे छुप के ये विफाकी हुकूमत जो है वो वार करना चाहती है सियासी मकासद के लिए। मैं ये समझता हूं कि उनको चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आपने एक और बात की जो मेरा ख्याल है शायद थी वो दूसरा एक और भी पॉइंट था जो मैं थोड़ा सा डिस्कशन में स्लिप हो गया है, वो था स्ट्रीट पार्क का। हाँ, आई मीन बड़े बहुत ही जबरदस्त और बड़ी एक जेस्ट्रिकल किस्म की ये स्टेटमेंट दी गई है। आपकी हुकूमत पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोटरवे पे जा रहा था, खुदा का खौफ करें ये लोग, इन पे इतना खौफ तारी था कि जो मोटरवे के साथ जो सर्विस एरिया है उनका एंट्रेंस भी बंद था और एग्जिट भी बंद था। खदीजा आप कभी सोच सकती हैं जब बंदा ही कोई नहीं है तो आपने हजार हाल लोगों को फेंस के साथ क्यों रोका? चापे 4 दिन पहले क्यों मारने शुरू कर दिए? दाता दरबार की खुशी में आपने बंद कर दिया। मैं इनको उसके बाद वो लिबर्टी मार्केट वहां पे मरीम नवाज साहिबा के सूबे में तो ये हो गया था, लेकिन सिंध के सूबे में ऐसा नहीं देखने में आया। सईद गनी साहब खुद गए थे रिसीव करने सुहेल आफरीदी साहब को, अजरक भी दी, टोपी भी पहनाई,
जलसे की इजाजत भी दी। और देखें, जब ये चीज हुई थी हमने इसको अप्रिशिएट किया था। एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर आया है, उसको पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का हक हासिल है, हमने इसको अप्रिशिएट किया। मुझे समझ नहीं, हमें भी आज तक समझ नहीं आई कि पीपुल्स पार्टी किस प्रेशर के तहत, किस खौफ के तहत जो सारी चीजें वो 24 घंटे पहले कर रही थी, अगले 24 घंटे के अंदर वो सबसे बैक ट्रैक कर गई। और आपने जब चीफ मिनिस्टर वहां पे गए हैं, जब थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द गैदरिंग का वहां पे कॉन्सेप्ट आया, आपने देख लिया कि कौन किसके साथ खड़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब आपके वक्त का, और इनके हमरा थे आसिफ बाजवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।